Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IITBHU. सो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, मतलब उसका मतलब उसका उससे हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखें तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। अब फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि फील्ड लाइंस जो होता है अगर उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। यानी इनडायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो ये हम लोग आगे गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कैसे कनेक्ट करें। मतलब उसका एक फार्मूला आएगा जिसको गॉस थ्योरम बोलते हैं। कुछ आगे मतलब अगले कुछ वीडियोस में वो आएगा, तो उससे हम लोग फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें वो हम लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में देखते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो हमारे पास तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ कोई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ से। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो और इस एरिया के थ्रू, मतलब इस वाले एरिया के थ्रू अगर हमें नेट फ्लक्स इस फील्ड के कारण पता करना है तो करेंगे क्या। और चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि रीजन में कहीं भी जाए उसका वैल्यू सेम ही होने वाला है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम्ब हो, मतलब किसी भी कहीं भी जाए वहाँ पे अगर देखें 5 न्यूटन पर कूलम्ब के बराबर आ रहा है तो अपना यूनिफॉर्म होगा। बट अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं या फिर जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है तो अपना नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। तो सेम केस यही है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। अब इस एरिया के थ्रू ये जो रेड वाले मतलब रेड पेन से जो बनाया गया है पोर्शन जो बनाया हुआ है, इस पोर्शन के थ्रू मतलब कितना इसके कारण नेट फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये वाला अपना छोटा सा एक एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे जो भी फील्ड मौजूद होगा उस फील्ड के कारण कितना नेट फ्लक्स हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर समथिंग इस डायरेक्शन में है और मानते हैं मतलब इसका एरिया वेक्टर कुछ मानते हैं इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस छोटे से एलिमेंट का डीए वेक्टर जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। अभी कुछ थीटा अज्यूम करते हैं। तो इस वाले पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा वो होगा डी फाई समथिंग। डी फाई मतलब छोटा सा इस वाले पोर्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो डी फाई बराबर किसके होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर के, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं ई डॉट डी ए हो गया अपना डी फाई, मतलब जो फ्लक्स पास कर रहा होगा इस छोटे से पोर्शन से। अब अगर हमें इस एरिया के थ्रू मतलब इस पूरे एरिया के थ्रू अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो अब करेंगे क्या कि मतलब ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट का समेशन जो होगा वही। अब पहले एक चीज़ ये देखते हैं कि ई डॉट डी ए का वैल्यू क्या होगा। तो ई किसी भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है मॉड, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल समथिंग अगर फाई हो तो इस केस में इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी ए डॉट बी जो होगा अपना वो होगा मॉड ऑफ ए, यानी ए का जो भी मैग्नीट्यूड होगा इंटू मॉड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ फाई, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यही होता है अपना डॉट प्रोडक्ट। अब इसके कारण यहाँ पे डी फाई अब कैलकुलेट करते हैं। तो डी फाई होगा क्या, ई डॉट डी ए, यानी ई डॉट डी ए का मतलब जो भी मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ डी ए इंटू एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, यानी कॉस थीटा, इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यही तो है अपना, इधर ई वेक्टर ये हो रहा है और डी ए वेक्टर कुछ ये था और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये वाला सिचुएशन अगर यहाँ देखें तो अपना डी फाई आ जाएगा। डी फाई का अगर वैल्यू देखें तो कुछ इस तरह का आ गया। अब इस डी फाई से हमें नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इस पूरे एरिया से कितना होगा। तो वो जो नेट फ्लक्स होने वाला है अपना वो इंटीग्रल डी फाई ही तो होगा, मतलब इस छोटे छोटे जो भी एलिमेंट है इन एलिमेंट का समेशन।
तो चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में क्या करते हैं हम लोग, उसका इंटीग्रल लेते हैं। अगर डिस्क्रीट होता तो ऐड कर देते, बट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के कारण इसको हम लोग इसका छोटा छोटा एलिमेंट जो भी होगा उनका समेसन यानी इनका इंटीग्रल। तो जो अपना नेट फ्लक्स होगा फाई वो होगा इंटीग्रल डी फाई के बराबर। तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ई वेक्टर डी ए वेक्टर हो गया, वो जो डी फाई था वो डी फाई था ई डॉट डी ए के बराबर, जो कि बराबर होगा डी फाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ डी ए इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं इसको। अब हमें नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आते हैं फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई यहाँ से करें तो अपना नेट फ्लक्स जो होगा वो होगा इंटीग्रल मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ डी ए इंटू कॉस थीटा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब फ्लक्स जो भी हो इसको लिख सकते हैं ई डी ए इंटू कॉस थीटा। तो ये अपना नेट फ्लक्स हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स तो डायरेक्टली हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो डायरेक्ट फार्मूला अपने पास आया वो हो गया नेट फ्लक्स जो भी होगा वो होगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये अपना नेट फ्लक्स यही होगा। तो किसी भी हमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के कारण अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब देखते हैं एक पॉइंट चार्ज का केस देखते हैं। तो अपना हो गया कुछ बेसिक, जो इसमें बेसिक हमें समझना था वो बेसिक्स वगैरह समझ चुके हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें किसी भी सरफेस से, तो देखते हैं उसको। तो अपना है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मतलब इसको फर्स्ट पॉइंट देते हैं कुछ भी। तो एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, पहले सिचुएशन को समझते हैं। एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास और उस पॉइंट चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पे जाके एक स्फेरिकल सरफेस है, मतलब एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे अपने पास हुआ, ये पॉइंट चार्ज क्यू हो गया समथिंग, मतलब इसको कुछ इस तरह से एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास है। अब ये जो क्यू चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब इस ओरिजिन से कुछ आर डिस्टेंस पे जाके हम लोग एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, मतलब एक स्फेरिकल सरफेस है, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है, यानी एक बॉल है हमारे पास, जो बॉल होता है वो भी स्फेयर ही होता है। उस बॉल के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, मतलब एक बॉल है, बॉल मतलब गेंद, एक बॉल के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज के कारण उस बॉल के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब पास कर रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब अगर देखें तो बॉल के सेंटर पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, चार्ज का एक क्यू चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बाहर जा रहा होगा। अब इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा तो इसके सरफेस को मतलब कट कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सरफेस से पास कर रहा है, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। अब वो फ्लक्स होगा क्या, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब अगर ये जो बॉल का केस है उसको अगर समझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है और ये जो अगर हम कोई छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करते हैं उस बॉल पे, मतलब कोई भी छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, मतलब एलिमेंट ले सकते हैं उसको, तो बॉल के सरफेस पे एक छोटा सा अगर एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड ही तो होगा। रेडियली आउटवर्ड कहने का मतलब हुआ कि ये सेंटर से जा रहा होगा और बाहर की तरफ एरिया वेक्टर डी ए समथिंग होगा, यानी इसी डायरेक्शन में तो होगा। रेडियली आउटवर्ड कहने का यही मतलब हुआ कि मतलब इस सेंटर के अलोंग मतलब बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो कोई सा भी एरिया वेक्टर कंसीडर करे इस सरफेस पे, इसके सरफेस पे सारा ही एरिया वेक्टर मतलब डी ए वेक्टर जो भी स्मॉल वेक्टर हो वो डी ए कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी देखें तो डी ए समथिंग कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। और इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उसी डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड ही निकल रहा है, या इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट एक चीज़ अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होगा, जो कि इसके रेडियस, अगर इसका रेडियस समथिंग स्मॉल आर है या फिर कैपिटल आर कुछ भी ले लेते हैं, कैपिटल आर अगर इसका रेडियस है तो पूरे सरफेस पे, समूचे सरफेस पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर ही होगा, यानी कांस्टेंट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो हम यहाँ पे दो चीज़ देख चुके हैं, एक तो मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड निकल रहा होगा, मतलब आउटवर्ड जा रहा होगा। सेकेंड, जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस का, इस केस में बॉल है तो बॉल का जो भी एरिया वेक्टर होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड ही होगा। यानी कुछ इस तरह का यहाँ पे सीन बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी डी जो है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर देखें तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेमी डायरेक्शन में पैरेलल हैं, तो थीटा उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ। अब 0 डिग्री हुआ यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो एक तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख चुके हैं। सेकेंड कि इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जाएं, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ/R² के बराबर ही होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। अब इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे है क्या कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉल के अंदर बॉल के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ था। तो यहाँ से समथिंग स्मॉल आर या कैपिटल आर कुछ भी डिस्टेंस पे जाएं, एक कैपिटल आर डिस्टेंस पे गए और वो जो डिस्टेंस पे सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर भी देखें तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, मतलब किसी भी पॉइंट को चूज करें, अगर इस पॉइंट को चूज करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही और एरिया वेक्टर डी जो होगा ये छोटे से सेक्शन का वो भी बाहर ही की तरफ होगा। उसी तरह कोई सा भी पॉइंट, इस वाले पॉइंट को अगर देखें तो इस वाले पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर की तरफ और डी वेक्टर भी बाहर की तरफ। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर की तरफ, डी वेक्टर बाहर की तरफ। यानी हर एक केस में, हर एक ही केस में, मतलब जो भी पॉइंट होगा हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो गया। एरिया वेक्टर भी इधर ही और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही, यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 के बराबर आ गया। अब अगर हम डी फाई कैलकुलेट करें या फिर नेट फ्लक्स कैलकुलेट करें तो नेट फ्लक्स होगा क्या, इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बराबर, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो अब यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हो, वो तो समझना था उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, बट यहाँ से आप लोग लिखना अब स्टार्ट कर सकते हैं। क्या एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस थीटा जो होगा इस केस में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। सेकेंड, अब नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मॉड ऑफ ई डॉट मॉड ऑफ डी ए, सॉरी मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन, मतलब थीटा जो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से 1 पुट करते हैं, क्यों? क्योंकि हर एक केस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 0 डिग्री मतलब ही बना रहा है एंगल। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ई इंटू डी ए लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग अभी देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा हर एक पॉइंट, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कांस्टेंट होने वाला है, जो कि KQ/R² के बराबर होगा। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर की तरफ ला सकते हैं, यानी फ्लक्स जो भी होगा उसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे K स्मॉल क्यू, यहाँ पे चूँकि स्मॉल क्यू है तो यहाँ पे भी स्मॉल क्यू ही होगा, K स्मॉल क्यू ओवर R² इंटू डी ए। अब ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लाते हैं तो नेट फ्लक्स जो अपना होगा वो होगा KQ/R² इंटू इंटीग्रल डी ए। अब इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो छोटा सा एरिया है, मतलब हम लोग कंसीडर किए इसका प्लस जो भी सरफेस पे छोटा छोटा एरिया है उनका समेसन। तो अगर सरफेस पे हर एक छोटे छोटे एरिया का अगर समेसन ले तो वो होगा किसके, वो जो टोटल सरफेस होगा स्फीयर का उसी के बराबर तो होगा। तो टोटल सरफेस एरिया में पता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का होता है 4π इंटू R² के बराबर। तो इंटीग्रल डी ए अगर देखें तो इंटीग्रल डी ए का वैल्यू 4π/R² के बराबर ही आएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू पुट करने पे अपने पास जो नेट फ्लक्स आया वो हो जाएगा नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू KQ/R² इंटू 4π/R²। R² से R² ख़त्म हो गया और K के जगह पे हम लोग 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो 4π से 4π भी ख़त्म हो गया, यानी फ्लक्स जो अपना आया वो Q/Q, सॉरी स्मॉल क्यू था, यहाँ पे भी स्मॉल क्यू, Q/ε0 के बराबर अपना नेट फ्लक्स आ गया। यानी यहाँ पे जो देखें तो अपना नेट फ्लक्स आया Q/ε0 के बराबर।
अब एक चीज़ यहाँ से देख कर समझ सकते हैं हम लोग क्या, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। इसको फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे डी ए इंटीग्रल डी ए का वैल्यू 4πr² यहाँ पे रखने पे फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू, मतलब जो भी क्यू था इसके इस सरफेस के अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया है। तो ये अपना नेट फ्लक्स आ चुका है। अब अगर इस नेट फ्लक्स को देखें तो यहाँ से कुछ बातें हम अगर ध्यान दें तो हमें कुछ बातें समझ में आएंगी। यहाँ पे जो नेट फ्लक्स आ रहा है उसमें आर तो कहीं है ही नहीं, यानी ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होगा। मतलब डिस्टेंस कुछ भी हो, ये जो आर है मतलब ये हम स्फेरिकल सरफेस या कैपिटल आर डिस्टेंस पे ले या फिर 2r डिस्टेंस पे ले, 4r डिस्टेंस पे ले, कुछ भी ले ले, वो इसके इंडिपेंडेंट आ रहा है, मतलब आर के इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो ये जो नेट फ्लक्स होगा वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट हो रहा है। अब इससे हमें एक चीज़ ये भी पता चल रहा है कि ये शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो शेप कैसा भी कुछ इस तरह का भी ले ले, मतलब कोई सा भी शेप ले ले। इसको आप लोग नोट कर ले मतलब एक बार, फिर मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। तो अब जो यहाँ पे हमें देखने को मिला वो ये है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू मैग्नीट्यूड का अगर पॉइंट चार्ज है, और अगर कोई सा भी सरफेस ले लें, जैसा कि मतलब एक तो स्फेरिकल सरफेस जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं जिसके कारण, तो ये अपना एक स्फेरिकल सरफेस हो गया, इसको S1 मानते हैं। सेकंड कोई सा भी दूसरा कोई सरफेस लेते हैं जो कि कुछ इस तरह का हो गया, ये हो गया S2, मतलब कोई भी रैंडम सा कोई भी सरफेस हो, बट इनक्लोज करना चाहिए उस चार्ज को, मतलब चार्ज को बंद करके ढक के रखे। थर्ड कोई सरफेस कुछ इस तरह का सरफेस कुछ भी ले लें, मतलब ये S3 हो गया। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो हम देख चुके हैं कि आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो फ्लक्स आ रहा था वो अपना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा था। तो ये जो S1 सरफेस से फ्लक्स पास कर रहा होगा वो बराबर होगा S2 सरफेस से फ्लक्स पास करेगा जो, और वो S3 से भी बराबर ही होगा। यानी तीनों केसेस में देखें तो नेट फ्लक्स बराबर ही होगा। तो फ्लक्स थ्रू S1 इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू S2 इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू S3, जो कि बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, मतलब इसको तो आप ये भी लिख सकते हैं इसको कि मतलब जो भी तीनों सरफेस है उन तीनों सरफेस से नेट फ्लक्स मतलब बराबर ही पास कर रहा होगा। तो अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ जो अभी हमारे पास आ चुका है वो है क्या, कि जो नेट फ्लक्स होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा, इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब जो भी सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज होगा, इसको क्यू एनक्लोज्ड भी लिख सकते हैं, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो ये जो थ्योरम है या फॉर्मूला है इसको हम लोग गॉस थ्योरम भी बोलते हैं या गॉस लॉ बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ नया इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, बट मतलब है कुछ नहीं, जो पिछला डेरिवेशन हम लोग किए हैं। डेरिवेशन क्या मतलब, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, उससे हमारे पास एक रिज़ल्ट आया था, और उस रिज़ल्ट क्या था कि चाहे कैसा भी सरफेस हो, मतलब अगर एनक्लोज्ड चार्ज क्यू है तो नेट फ्लक्स जो होगा वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा। तो अपना यहाँ पे जो फ्लक्स आ गया, यहाँ पे इसको आप हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग, या फिर इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं गॉस थ्योरम या फिर लॉ। ये क्या है कि अगर नेट फ्लक्स जो होगा किसी सरफेस से वो बराबर होगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए के, जो कि बराबर होगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यही अपना गॉस थ्योरम है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी हम लोग ई डॉट डी ए कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब कि अगर कोई इनसाइड पॉइंट चार्ज है तो इस इनसाइड पॉइंट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस अगर मान लेते हैं कोई यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट चार्ज होता क्यू, तो इसके कारण भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता वो रिजल्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट डी ए यहाँ का जो भी डी ए वेक्टर होगा। तो ये अपना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्यू एनक्लोज्ड है जो भी एनक्लोज्ड चार्ज होगा उस सरफेस में, जो हम लोग सरफेस के थ्रू मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, बट आगे उसको गॉसियन सरफेस के बारे में भी समझते हैं होता क्या है। लेकिन आप समझने के लिए मतलब ध्यान रख सकते हैं कि वो जो गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब सॉरी,
गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज मौजूद है, नेट चार्ज मौजूद है, वो अपना क्यू एनक्लोज होगा। यानी अगर ये कुछ गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, तो जो एनक्लोज चार्ज होगा वो अपना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। अब एक बाहर मान लेते हैं Q4 चार्ज होता, तो ये इनक्लोज चार्ज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये गॉसियन सरफेस से बाहर है, तो इस गॉसियन सरफेस से बाहर वाले को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आउटसाइड और इनसाइड चार्ज दोनों चार्ज के कारण है। बट इस इनक्लोज्ड चार्ज में हम लोग केवल अंदर का ही चार्ज लेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, उस फ्लक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं प्रॉपर्टीज़। तो अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मतलब, इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, अब यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे हम लोग फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो फ्लक्स नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के कारण जो हम लोग फ्लक्स काउंट किए हैं, जो कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, इस फ्लक्स का वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होगा किसके? फर्स्ट अपना है साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस। यानी कि क्लोज सरफेस का कुछ भी साइज हो, या बड़ा साइज हो या छोटा सा साइज का हो, मतलब कोई सा भी साइज हो। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे चार्ज था Q, और जो क्लोज सरफेस था वो समथिंग स्फेरिकल था। अब इस स्फेरिकल, ये जो स्फेयर है उसका कितना भी बड़ा साइज ले ले या कितना भी छोटा साइज ले ले, बस ये चार्ज इसके अंदर आना चाहिए, चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। तो कोई सा भी मतलब सरफेस ले ले, वहाँ से जो नेट फ्लक्स होगा वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही पास करेगा। तो यही साइज ऑफ क्लोज सरफेस के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो इस क्लोज सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता है नेट फ्लक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया। सेकंड देखें तो शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस, सेकंड लिख सकते हैं यानी क्लोज्ड सरफेस का कोई सा भी शेप हो, जरूरी नहीं कि स्फेरिकल शेप का ही हो, कुछ रैंडम सा भी शेप हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी बना ले। बट केवल हमें ये ध्यान रखना है कि चार्ज जो है इसमें इनक्लोज होना चाहिए, मतलब चार्ज के पूरी तरह से ढक ले। तो जो भी नेट फ्लक्स होगा उस केस में भी क्यू एनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड, मतलब इस गॉसियन सरफेस में अगर देखें, गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं भी चार्ज रखा हो, या तो यहाँ रख देते हैं, या फिर यहाँ भी रख दें, यहाँ भी रख दें, या फिर कहीं यहाँ पे रख दें, मतलब कहीं भी अंदर बस होना चाहिए। अंदर कहीं भी रखें तो इस गॉसियन सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही पास कर रहा होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस। फोर्थ है ओरिएंटेशन ऑफ चार्ज, यानी मतलब किसी भी ओरिएंटेशन में रखा हो। मान लेते हैं कि ये जो अपना गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। गॉसियन सरफेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आप सरफेस अभी आप अज्यूम करो। तो इस सरफेस के थ्रू मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हो, यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हो, यहाँ पे Q3 चार्ज रखा हुआ है। तो इससे नेट फ्लक्स क्या पास कर रहा होगा? क्यू एनक्लोज्ड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज का वैल्यू यही तो होगा जो भी एनक्लोज चार्ज है। तो अब ये जो नेट फ्लक्स होगा वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि Q1 चार्ज कहाँ रखा है, Q2 चार्ज कहाँ रखा है। इनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, हो सकता है Q2 यहाँ पे भी रखा रहे और Q1 को यहाँ रख दे, फिर भी यहाँ पे नेट फ्लक्स जो होगा वो यही होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही। तो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी जो है अपना ओरिएंटेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो आई होप आपको ये कुछ पॉइंट्स वगैरह मतलब क्लियर हो चुका होगा। यानी ये यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ फ्लक्स का जो भी है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में वो होगा। अगर हम लोग किसी गॉसियन सरफेस अज्यूम करते, कोई सा भी सरफेस ले लेते हैं, तो सरफेस के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा साइज ऑफ क्लोज सरफेस के, कोई सा भी साइज का हो, मतलब बड़ा हो या छोटा हो।
सेकेंड, शेप ऑफ क्लोज सरफेस, उसका शेप क्या है। थर्ड, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस, किस पोजीशन पे रखा हुआ है, या सेंटर पे भी रखा हो सकता है, कहीं और भी रखा हो सकता है। एंड फोर्थ, ओरिएंटेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, इसको आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस क्या होता है वो देखते हैं एक बार। नाउ गॉसियन सरफेस, तो इसका अगर मैं डेफिनेशन अगर लिखूं तो इसको समझने के लिए आप लिख सकते हैं, इट इज अ 3 डायमेंशनल हाइपोथेटिकल सरफेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है वो एक 3 डायमेंशनल मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस है, जो कि हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा कोई स्पेस में सरफेस होगा नहीं। हम लोग नेट फ्लक्स पास कितना कर रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस होता है खुद से अज्यूम करते हैं, ताकि मतलब हमारे सुविधा के लिए होता है। जैसा मतलब जिसमें भी जिस भी शेप या जो भी शेप हो उस शेप से अगर हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लक्स, तो हम उसको गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। तो ये जो गॉसियन सरफेस होगा वो 3rd डायमेंशनल हाइपोथेटिकल सरफेस होगा, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा पॉइंट कि ये जो गॉसियन सरफेस है वो किसी पॉइंट चार्ज से पास नहीं कर सकता है, बट हाँ कंटिन्यूअस चार्ज से पास कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन नॉट पास थ्रू अ पॉइंट चार्ज but can pass through a continuous charge। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब इसका क्या मतलब वो एक बार समझते हैं थोड़ा, कि ये जो होगा गॉसियन सरफेस होगा वो किसी पॉइंट चार्ज से पास नहीं कर सकता। यानी अगर हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे इसके सरफेस पे नहीं हो सकता है। इस पॉइंट का यही मतलब है कि अगर पॉइंट चार्ज सरफेस पे है तो इस गॉसियन सरफेस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब या तो अंदर हो चार्ज या तो बाहर होना चाहिए, इस सरफेस पे चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। बट अगर हाँ कंटिन्यूअस चार्ज है हमारे पास, तो कंटिन्यूअस चार्ज के केस में ये पास हो सकता है, मतलब यहाँ से पास कर सकता है गॉसियन सरफेस। जैसे कंटिन्यूअस चार्ज हो गया, कुछ लाइन चार्ज अगर मान लेते हैं इस तरह का है, तो इस केस में यहाँ से पास कर सकता है, बट पॉइंट चार्ज से कभी पास नहीं कर सकता है। तो गॉसियन सरफेस के बारे में अभी मतलब इतना ही देखते हैं, मतलब समझते हैं। गॉसियन सरफेस यही था, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। अब उस गॉसियन सरफेस को हम लोग चुनेंगे भी उसी तरह से, ताकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना ईजी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट था कि ये जो गॉसियन सरफेस है वो अपना पॉइंट चार्ज से पास नहीं कर सकता है, बट हाँ कंटिन्यूअस चार्ज से पास कर सकता है। तो ये हो गया अपना गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट आते हैं साइन कन्वेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन कैसे, क्या मतलब उसका कन्वेंशन क्या होने वाला है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा ही गॉसियन सरफेस से बाहर की ओर निकल रहा होगा। यानी अगर हम कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा इस पॉइंट पे वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। मतलब इस सरफेस गॉसियन सरफेस से हमेशा बाहर की तरफ ही एरिया वेक्टर होने वाला है, कुछ भी एरिया हो। यहाँ से देखें तो ये भी एरिया वेक्टर कुछ बाहर के डायरेक्शन में ही होगा। मतलब ऐसा नहीं लेना है, साइन कन्वेंशन यही है कि जो भी गॉसियन सरफेस होगा एरिया वेक्टर उससे बाहर की तरफ ही होगा, मतलब इनवर्ड नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पॉइंट पे अगर एरिया वेक्टर देखें तो इधर इस डायरेक्शन में डी है, ये गलत है। मतलब साइन कन्वेंशन से देखें तो ये गलत है, बट मतलब हो सकता है, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो ये गलत है। तो मतलब इसमें आपका रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, बट फ़र्क सिर्फ इतना ही आएगा कि जो आप मतलब फ्लक्स पॉजिटिव कैलकुलेट कर रहे हैं वो निगेटिव आ जाएगा, और जो निगेटिव आने वाला था वो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ये साइन कन्वेंशन है, ऐसा लेके हम लोग चलते हैं कि बाहर की तरफ ही होगा, डी ए वेक्टर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही होगा। तो अब इस बात को अगर आप ध्यान रखें तो बाकी दो बातें जो हैं वो आप इजीली समझ सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन फ्लक्स का
अब देख लेते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, फॉर गॉसियन सरफेस एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। यानी अगर इसका डायग्राम देखें तो कुछ ये अपना गॉसियन सरफेस हो गया, और इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर जो भी है वो बाहर की तरफ ये डी ए वेक्टर हो गया। यहाँ पे भी कुछ इस डायरेक्शन में डी ए वेक्टर, यहाँ पे देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में डी ए वेक्टर, मतलब यहाँ पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ इस लाइन से। तो ये हो गया अपना डी ए वेक्टर बाहर की तरफ। अब साइन कन्वेंशन देखें तो उसके लिए एक बार समझते हैं पहले कि हमारे पास अगर एक गॉसियन सरफेस है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसके कारण कुछ फील्ड इस तरह से जा रहा होगा बाहर की तरफ, कुछ इस तरह से फील्ड जा रहा है। अब यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे तो एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल समथिंग अक्यूट एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी देखें तो कुछ यही सीन हो रहा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ बाहर की तरफ इधर और ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहाँ पे भी अगर देखें तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ। तो हर एक केस में जहाँ पे भी बाहर निकल रहा है गॉसियन सरफेस से, हर एक उस केस में अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का एंगल समथिंग अक्यूट एंगल ही हो रहा है। यानी कॉस थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होने वाला है, कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 इन दीज केसेस, जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉसियन सरफेस से बाहर की ओर जा रहा है। बट अब अंदर देखें, जब अंदर आ रहा है तो अंदर के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एरिया वेक्टर इधर की तरफ हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो अब इस केस में कुछ ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। इस केस में भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर समथिंग इधर। तो हर एक इन केसेस में देखें तो ऑब्ट्यूस एंगल का ही फॉर्मेशन हो रहा है। यानी इस केस में कॉस थीटा जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा निगेटिव होने वाला है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है उस केस में, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है उस केस में पॉजिटिव हो रहा है कॉस थीटा। तो यहाँ से दो बातें हम लिख सकते हैं, मतलब इसको मिटा दूँ तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है कि जो इनवर्ड फ्लक्स होगा उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे, यानी इनवर्ड फ्लक्स वो अपना निगेटिव होगा और आउटवर्ड फ्लक्स ये अपना पॉजिटिव होने वाला है। तो ये दो बातें हम लोग को ध्यान रखनी थी, मतलब साइन कन्वेंशन यही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बात देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करें। अब हमारे पास अगर चार्ज हो तो अब अगर हमारे पास एक कोई गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज Q एनक्लोज रखा हुआ है और एक Q आउटसाइड द सरफेस रखा हुआ है। तो इन दोनों के कारण जो नेट फ्लक्स होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके कारण अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बाहर की तरफ जा रहा होगा, मतलब इस तरह से कुछ बाहर जा रहा है, इस तरह से कुछ बाहर जा रहा है। बट इसके कारण अगर देखें तो जो भी होगा कुछ, तो इस वाले चार्ज के कारण अगर देखें तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बाहर की तरफ ही जा रहा है, मतलब कुछ एंटर नहीं कर रहा है। बट इसके कारण देखें तो यहाँ पे एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर जा रहा है। सिमिलरली इस इधर वाले को देखें तो यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे एग्जिट कर गया, यानी यहाँ पे निगेटिव फ्लक्स और यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स। तो इन दोनों के कारण जो भी होगा नेट फ्लक्स 0 हो गया। यहाँ पे भी देखें तो इनके कारण 0 हो गया, यहाँ से एंटर किया तो ये निगेटिव फ्लक्स और यहाँ से एग्जिट किया तो ये पॉजिटिव फ्लक्स, निगेटिव पॉजिटिव 0 होने वाला है। सिमिलरली कुछ सरफेस इस तरह से भी टच करके चला जाएगा। तो हर एक इन केसेस में देखें ये इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स दोनों ही, मतलब इसमें कुछ ना कुछ आ रहा है आउटसाइड चार्ज के कारण। तो नेट फ्लक्स अगर देखें तो ये होगा E रिजल्टेंट जो भी होगा इंटू DA के बराबर, E डॉट DA के बराबर। अब E रिजल्टेंट दोनों के कारण होगा किसी पॉइंट पे, Q इनक्लोज्ड और Q आउटसाइड जो भी है उनके कारण। तो इसको लिख सकते हैं फ्लक्स E आउटसाइड प्लस E इनसाइड डॉट DA के बराबर, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल E आउट डॉट DA प्लस E इन डॉट DA। अब इसका वैल्यू तो 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि जितना नेट फ्लक्स इंटर कर रहा है उतना ही नेट फ्लक्स एग्जिट भी कर जा रहा है, मतलब जितना फील्ड लाइन्स इंटर कर रहा है उतना ही फील्ड लाइन्स एग्जिट भी कर रहा है।
तो नेट फ्लक्स यहाँ पे जीरो होने वाला है, क्योंकि एंटर जो कर रहा है उसका वैल्यू नेगेटिव और एग्जिट जो कर रहा है उसका वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू ओवरऑल जीरो हो गया। यानी जो भी नेट फ्लक्स होगा वो इंटीग्रल ई इनसाइड डी ए के बराबर होगा। अब इसका वैल्यू तो हम लोग पहले फाइंड आउट कर ही चुके हैं, जो कि क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होने वाला है। तो नेट फ्लक्स अपना क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, ये अपना नेट फ्लक्स होगा। इसी को हम लोग गॉस थ्योरम भी बोलते हैं। तो अब एक बार गॉस थ्योरम को अगर रिवाइज करें तो अपना जो हो जाएगा गॉस थ्योरम वो होने वाला है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जो कि बराबर होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कमेंट हो आप लोग कर सकते हैं, मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वगैरह हो तो वो आप कर सकते हैं, उससे हमें अपना मतलब इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी क्यूब से कितना नेट फ्लक्स पास कर रहा है। क्यूब हो गया, फिर सीट हो गया, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर वहाँ से फिर कुछ मतलब कुछ शेप्स वगैरह होंगे, उन शेप से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैं वीडियो का जो भी लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप पीछे के भी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।